एवरीवन, नमस्कार। मैं अनीता कौशिक कहानी खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है नशा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का एक कथा संग्रह है मानसरोवर के नाम से, जिसके 8 भाग हैं। तो आज मैं पहले भाग में से मानसरोवर का जो पहला भाग है उसमें से आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है नशा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। ये 2 दोस्तों की कहानी है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का लड़का। मेहनत और मजदूरी ही मेरी जायजा थी और अक्सर मेरे में और ईश्वरी में बहस हो जाया करती थी और मैं जमींदारों की बड़ी जमकर बुराई करता था। कभी उन्हें हिंसक पशु कहता, कभी उन्हें खून चूसने वाला कहता, कभी उन्हें मैं शोषण करने वाला कहता। और वह हमेशा जमींदारों का पक्ष लेता था क्योंकि वो खुद जमींदार था। जमींदारों का पक्ष लेता था, स्वभावत है उसका जो पहलू था वो कमजोर पड़ जाता था क्योंकि जमींदारों के प्रति कोई अनुकूल दलील वो न दे पाता था, इसलिए उसका पक्ष हमेशा कमजोर हो जाता था। उसका ये कहना था कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। वाद विवाद, हम लोगों के बीच में अक्सर वाद विवाद होता था, गर्मा गर्मी हो जाती थी और मैं अक्सर तेज पड़ जाया करता था और कोई ना कोई ऐसी बात जो उसको लग जाए मैं कह देता था। लेकिन ईश्वरी हार कर भी हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसे कभी भी मैंने गुस्सा होते हुए, गर्म होते हुए नहीं देखा था। शायद इसका एक कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी को समझता रहा हो या हम दोस्तों के प्रति जो उसका विशेष स्नेह था, शायद इस वजह से वो चुप रहता हो। लेकिन नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो बेदर्दी और उद्दंडता होती है वो उसमें प्रचुर मात्रा में उसको उसका लाभ मिला था और वो नौकरों को कभी भी आड़े हाथों ले लेता था। जैसे मान लीजिए बिस्तर सही समय पर नहीं लगा, दूध ज़्यादा गर्म हो गया या ज़्यादा ठंडा हो गया या साइकिल साफ से नहीं की तो वो वापस से बाहर हो जाता था और बुरी तरह से उन नौकरों को डांट दिया करता था। सुस्ती और बदतमीजी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। पर दोस्तों से और खास तौर से मेरे साथ उसका व्यवहार बड़ा सौहार्दपूर्ण हुआ करता था, बड़ा उदार वो हमारे साथ रहा करता था। हम दोनों साथ पढ़ते थे और एक ही बॉडी में रहते थे। इस बार जब दशहरे की छुट्टियां आई तो मैंने घर जाने का ख्याल मन से निकाल दिया। उसकी वजह थी कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और मैं घर वालों को पैसों के लिए परेशान करना नहीं चाहता था। और उसका कारण था कि जो भी वो पैसा मेरे लिए भेजते थे वो उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा था और बोर्डिंग में अकेले रहना, भूत की तरह अकेले पड़े रहना भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इतने में ईश्वरी ने जब मुझे ये कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो तो मैंने बिना ना नुकर के उसकी बात को स्वीकार कर लिया और मैं बड़ी खुशी से उसके घर जाने के लिए राजी हो गया। ये मन में ख्याल था कि परीक्षा भी है और इतनी विशेष तैयारी नहीं हुई है तो क्यों ना ईश्वरी के साथ उसके घर जाया जाए, वहाँ एकांत रहेगा तो हम दोनों दोस्त मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि जो ईश्वरी था वो अमीर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनती भी था। तो इसीलिए मुझे लगा कि ईश्वरी के साथ जाकर अच्छा ही होगा, हमारी पढ़ाई हो जाएगी। तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ईश्वरी ने मुझे कहा कि लेकिन भाई एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर जमींदारों की बुराई बिल्कुल मत करना क्योंकि मेरे घर वालों को बुरा लग जाएगा।
लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं वहां जाके कुछ और हो जाऊंगा? ईश्वरी ने कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसने इसे मेरे विवेक पर छोड़ दिया और कहने लगा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये अच्छा ही किया उसने, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती करता तो मैं भी जिद पे अड़ जाता और बात बिगड़ जाती। अब घर जाने का समय आ गया है और हम तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। तो ट्रेन जो थी वो रात को 9 बजे की थी, लेकिन खुशी के मारे, हर्ष के मारे हम जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गए। सेकंड क्लास की टिकट थी और सेकंड क्लास में सफ़र करना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था और सेकंड क्लास तो बहुत बड़ी बात थी। जब गाड़ी का टाइम बहुत था तो हम इधर उधर स्टेशन पर घूमते रहे और थोड़ी देर में हम एक रिफ्रेशमेंट रूम में चले गए। वहाँ हमने भोजन किया, लेकिन वहाँ के जो खानसामे थे वो मेरी वेशभूषा देखकर तुरंत समझ गए कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। तो लेकिन न जाने मुझे उनकी इस गुस्ताखी का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब इसका कारण क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका मुझे इतना बुरा नहीं लगा। और पैसे ईश्वरी की जेब से ही जा रहे थे और उसने जो खानसामे थे वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे थे। उसकी एक ही आवाज़ पर वो भागे चले आते थे और मैं ये देख रहा था कि मैं जो भी बुलाता हूँ तो वो जोश उनमें नहीं होता था जो ईश्वरी के बुलाने पर वो जोश दिखाते थे। तो मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, ऐसा होता है। वो उत्साह इस बीच में मुझे भोजन बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये जो भेद खानसामे कर रहे थे ये मुझे कहीं ना कहीं अखर रहा था, बुरा लग रहा था। और चलते वक्त ईश्वरी ने एक कठन्नी उन खानसामों को दे दी। उन्होंने बड़े जम के उसको सलाम भी ठोका। मैं मन ही मन सोचता रहा कि जितना इनको इनाम के रूप में मिल जाता है इतने तो मेरे पिताजी की पगार भी नहीं है। ये जो फर्क था, ये ईश्वरी के प्रति जो एक अच्छे भाव थे और मेरे प्रति जो भाव थे वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरे लग रहे थे। गाड़ी आई, हम दोनों उसमें सवार हो गए और खानसामों ने ईश्वरी को बड़ा ठोक कर सलाम किया और मेरी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा। ईश्वरी ने गाड़ी में बैठते ही उन खानसामों की तारीफ शुरू कर दी। कहा कि कितने तमीज़दार हैं ये लोग, एक हमारे नौकर हैं जिन्हें काम करने का भी ढंग नहीं है। मैंने भी खट्टे मन से कहा, नौकरों को रोज तुम आठाने दो तो वो इससे भी ज्यादा तमीज़दार हो जाएंगे। ईश्वरी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो पैसे के लालच में मेरी इज्जत कर रहे थे? तो मैंने भी कह दिया, जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और इज्जत, अदब तो उनके रक्त में बसा हुआ है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला तो मैं तुरंत चिल्ला उठा, ये दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर विचित्र नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा और शर्म महसूस हुई, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। सुबह हुई, भोर होते ही हम मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए आए, जिसमें से 2 भद्र पुरुष थे, कुछ बेगारे थे। बेगारों ने हमारा सामान उठाया और दोनों जो भद्र पुरुष थे वो हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, जिसमें से एक मुसलमान था, रियासत अली,
और दूसरा एक ब्राह्मण था रामहरक। दोनों ने मेरी ओर बड़ी अपरिचित नजरों से देखा, मानो कह रहे हो तुम कौवे होकर हंस के साथ क्या कर रहे हो। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने कहा, हम पढ़ते ही नहीं, हम साथ रहते भी हैं, या यूं कहिए कि मैं इन्हीं की बदौलत इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, वरना कब का ही मैं लखनऊ आ गया होता। अब की बार इन्हें भी मैं जबरदस्ती घसीट कर यहाँ ले आया। इनके घर से कई सारे तार आए, लेकिन मैंने उनका जवाब ना में दिलवा दिया, और एक आखिरी तार तो बिल्कुल अर्जेंट आया, जिसमें एक शब्द के भी प्रति शब्द 4 आने लग रहे थे, तो उसका भी जवाब यहाँ से ना में ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नजरों से देखा कि रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बहुत ही सादा लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका का निवारण करते हुए कहा, भाई महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के अलावा कुछ नहीं पहनते। जितने भी कपड़े थे उन सबको इन्होंने जला डाला और ये प्रण लिया कि मैं सिर्फ खद्दर ही पहनूंगा। राजा है, क्या कहें इनके बारे में, राजा है, 2.5 लाख सालाना की तो रियासत है, और ऊपर से इनकी मूरत देखो तो ऐसा लगता है जैसे अभी भी इनको अनाथालय से पकड़कर लाया गया हो। राम साहब रामहरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव कम ही देखने को मिलता है। कोई इनकी सूरत देखकर भाप भी नहीं सकता कि ये इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं। मैं मन से कटा जा रहा था, और न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न लगा, बल्कि उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तक आता जाता था। मतलब मुझे जो भी वो बोला जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा हूँ। हम ईश्वरी के घर पहुंचे। ईश्वरी का घर क्या था, एक बहुत बड़ा किला था। इमाम बाड़े का सा बड़ा फाटक, द्वार पर पहरेदार चहलकदमी करते हुए, नौकरों का कोई हिसाब नहीं। गेट पर एक हाथी भी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिताजी, चाचा, ताऊ सबसे मेरा उसी अतिशयोक्ति के साथ परिचय करवाया, और ऐसी हवा बांधी कि नौकर चाकर ही नहीं, घर के सभी लोग मेरा आदर व सम्मान करने लगे। यहाँ तक कि देहात के जमींदार जो लाखों रुपए कमाते थे, वो भी मुझे हजूर हजूर कहकर बुलाने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से पूछा, तुम बड़े शैतान हो, मेरी मट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? ईश्वरी ने बड़ी सुदृढ़ मुस्कान के साथ मुझे कहा, इन गधों के साथ ये चाल चलनी जरूरी थी, वरना ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते। जरा देर बाद एक नाई पांव दबाने के लिए आया। ईश्वरी ने मेरे ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के। स्टेशन से थक कर आए हैं तो पहले कुंवर साहब के पैर दबाए जाएं। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद ही किसी ने मेरे पैर दबाए हो। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन, शोषण, न जाने क्या क्या कहकर हमेशा ईश्वरी को सुनाया करता था। पर आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। पुरानी सभ्यता के लोग थे। 10 बज गए तो अंदर से खाने का बुलावा आया। हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद ही धोया करता था, लेकिन आज मैंने देखा कि ईश्वरी ने अपनी धोती नहीं धोई, तो मैंने भी
ईश्वरी की तरह अपनी धोती छोड़ दी। आज मुझे अपनी धोती धोते हुए शर्म आ रही थी। हम खाना खाने गए तो एक कहार पानी लिए खड़ा था। पहले उसने ईश्वरी के पैर धोए, फिर मैंने भी पैर आगे कर दिए तो उसने मेरे पैर भी धो दिए। मेरा वह विचार जो मैं हमेशा कहता था कि ये गरीबों का शोषण है, इस तरह का क्या चोचला है, वह न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकांत मिलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन सारा दिन सैर सपाटों में कट जाता था। कभी नदी के किनारे, कभी मछली पकड़ने, कभी शिकार, कभी शतरंज खेलने में, कभी पहलवानों की कुश्ती देखने में। ना जाने हम पूरा दिन कहाँ भटकते रहते थे। और एक नौकरों की टोली हमारे साथ हमेशा चलती थी। जरा मुंह से कुछ निकला नहीं और वो सब हाजिर हो जाता। नहाने बैठो तो नहलाने के लिए नौकर, थोड़ा आराम करने के लिए लेटो तो पंखा झलने के लिए नौकर। गांधी जी का कुंवर साहब चेला मशहूर हो गया था। भीतर से बाहर तक सिर्फ मेरी ही धाक थी। नाश्ते में जरा देरी ना हो जाए, कुंवर साहब नाराज हो जाएंगे। बिछावन सही समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय हो गया है। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथों से बिछावन बिछा ले, पर कुंवर साहब कैसे अपना बिछावन बिछा ले? उनकी महानता में बट्टा न लग जाए। एक दिन सचमुच ये बात हुई। ईश्वरी घर में अपनी माताजी के साथ दूसरे कमरे में बातचीत में व्यस्त थे। 10:30 बज चुके थे। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन बिछावन अभी तक लगा नहीं था। मैं गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। इतने में 11:30 बज गए और मेहरा आया। थोड़ा मुंह लगा हुआ था, काम में कहीं व्यस्त हो गया होगा, भूल गया। मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया और मैं उस पर बुरी तरह से चिल्लाया। इतनी तेज चिल्लाया जिसकी मैं हमेशा बुराई करता था। वो गुस्सा न जाने मुझ में कहाँ से आ गया था। इतने में मेरी आवाज़ सुनकर ईश्वरी आया और उसने जब देखा कि मैं नौकर पे बुरी तरह चिल्ला रहा हूँ तो उसने कहा कि ये इसी के लायक है, अच्छा किया तुमने इसे डांट दिया। एक दिन की घटना और थी। ईश्वरी कहीं दावत पर गया हुआ था और समाचार पत्र आया रखा था, मुझे पढ़ना था, लेकिन लैंप नहीं जला था। लैंप भी रखा हुआ था, दिया सलाई भी रखी हुई थी, लेकिन कुंवर साहब अपने हाथों से लैंप कैसे जलाएं? गुस्से में इधर उधर घूम रहा हूँ, लैंप जला नहीं पा रहा हूँ, समाचार पत्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बड़ा गुस्सा था और देव योग की कृपा से उसी समय मुंशी रियासत जो थे वो उधर से आ निकले। मैंने आप देखा न ताव उन्हीं पर उबल पड़ा, उन्हीं पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं कि कोई लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर लोगों को यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ तो 1 घंटे का भी निर्वाह ना हो ऐसे लोगों का। रियासत अली ने कांपते हाथों से लैंप जला दिया। वहां अक्सर एक ठाकुर आया करता था। मन चला था, महात्मा गांधी जी का भक्त था। मुझे महात्मा गांधी जी का चेला समझता था, इसलिए मेरी बहुत लिहाज और इज्जत किया करता था। मुझसे कुछ पूछने में उसे बड़ा संकोच महसूस होता था। एक दिन अकेले पाकर वो मुझसे बोला, सरकार आप तो गांधी जी के चेले हैं, लोग कहते हैं यहाँ स्वराज आ जाएगा, जमींदार न रहेंगे। मैंने भी धाक जमाई कि जमींदारों के रहने की जरूरत भी क्या है, ये करते ही क्या है, सिर्फ गरीबों का खून चूसते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने बड़े रौब से कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे और जो ना देंगे उनकी जमीनें हमें छीननी पड़ेगी। हम तो तैयार बैठे हैं, स्वराज होते ही अपने सारे इलाके की जमीन असमियों के नाम कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाकर बैठा हुआ था, वह मेरे पैर दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग सरकार बड़ा जुल्म करते हैं। आप हुजूर
मुझे अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो मैं वहीं चलकर आपकी सेवा करूँगा। मैंने कहा कि अभी तो मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगा मैं तुम्हें सबसे पहले बुलाऊंगा और मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। छुट्टी इस तरह खत्म हो गई, तमाम हो गई और फिर हम प्रयाग जाने की तैयारी करने लगे। प्रयाग चले। गांव के बहुत सारे लोग हमें छोड़ने, ठाकुर तो हमें स्टेशन तक छोड़ने आया। मैंने भी अपना पार्ट बखूबी निभाया था, लेकिन चलते वक्त मैं सबको बख्शीश देना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं क्या इनाम देता, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं थी। वापसी का टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां समाप्त हुई थी तो सभी लोग अपने अपने घरों पर जा रहे थे और सेकंड क्लास तो क्या, इंटर क्लास में भी तिल रखने की जगह न थी। किसी तरह रुक भी ना सकते थे, जाना भी जरूरी था, इसलिए हमें मजबूर होकर तीसरे डब्बे में जगह मिली। मुझे तीसरे डब्बे में बैठना बहुत बुरा लग रहा था। आए थे तो पहलू बदलते हुए आराम से लेटे लेटे आए थे और यहाँ तो हमें पहलू बदलने का भी, मतलब एक सुकड़े में बैठे थे, हाथ पैर हिलाने तक की हमें जगह नहीं मिल रही थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा हुआ था, कलकत्ता से आ रहा था, गट्ठर नहीं, कलकत्ता जा रहा था, गट्ठर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए बेचारे ने पीठ पर बांधी हुई थी। अब वह कभी इधर होता और कभी उधर होता और उसकी पीठ पे बंधा हुआ गट्ठर वो मेरे चेहरे पर बार बार रगड़ रहा था। थोड़ी देर तो मैं शांत रहा, लेकिन फिर मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया और मैंने उसको उठाकर छत पर पटक दिया। जब मैंने उसको जमीन पर पटका और गुस्से में बोला, कमार कहीं का, शर्म नहीं आती, ये वो पता नहीं जो मेरे मन में आया, मैं बोलता चला गया और 2-4 चांटे भी लगा दिए। उसने आंखें निकाल कर कहा कि बाबू साहब, बाबूजी हमें क्यों मारते हो, हमने भी टिकट के पैसे दिए हैं। उसका बोलना मुझे और अखरा, मैंने और 3-4 तमाचे उसके ऊपर जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछारें होने लगी। अगर इतने ही नाजुक मिजाज हो बाबू तो अव्वल दर्जे में सफर करते, यहाँ तीसरे दर्जे में काहे। दूसरा बोला, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, हमें इससे क्या। तीसरा बोला, कोई अगर मुझे ऐसे मारता तो मैं इसे बताता। तो इस तरह लोग उसे कहे जा रहे हैं और उसे, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा। लोगों ने कहा, अमीर होगा, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। एक ग्रामीण जो गांव का था, शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने बोला, दफ्तर में तो घुसन पावत नहीं, उस पर एक तो मिजाज। ईश्वरी जो कि सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था और वो मनी मन न जाने क्या सोच रहा था, उसने इतना ही कहा, व्हाट एन इडियट यू आर सर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ सा मालूम हुआ। ये थी कहानी नशा, जो कि खत्म हुई। थैंक यू।